हम मौजूद हैं भिवानी में और हमारे साथ आज MH1 एक्सप्रेस की सवारी कर रहे हैं भिवानी से सांसद चौधरी धर्मवीर से हम इलाके में विकास कार्यों की प्रगति और स्पीड ब्रेकर की बात करेंगे कि अभी जनता किन चीज़ों से मरहूम है और किन चीज़ों की अभी भी ज़रूरत है यहाँ की जनता को। बहुत स्वागत है सांसद साहब आपका। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो यही है कि इलाके के विकास के लिए क्या कुछ प्रयास आपकी तरफ से किए गए, जरा उस पर रोशनी डालिए। देखिए, इस महेंद्रगढ़ और भिवानी लोकसभा क्षेत्र है ये, और ये अस्तित्व में आया था 2009 में। उससे पहले अलग पार्लियामेंट क्षेत्र होता था, और अब इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़। अब हम भिवानी से निकले हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी रेलवे की हो, रोड्स की हो, सिविल एविएशन के मार्फत हम हवाई जहाज की यात्रा करते हों। ठीक कनेक्टिविटी होगी तभी रोजगार और उद्योग लगेंगे। जहाँ तक कनेक्टिविटी में भारत सरकार का रोल है, हमारे इस लोकसभा क्षेत्र में मेरे लोकसभा के सांसद बनने से पहले केवल एकमात्र नेशनल हाईवे गुजरता था, और अब लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोकसभा के 7 नेशनल हाईवे के रोड या तो कंप्लीट काम हो चुका है या उनके ऊपर काम चालू है। यानी मैं दावे से कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम 1 घंटा 50 मिनट में हमारी इस लोकसभा क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर हम दिल्ली एयरपोर्ट से निकल के पहुंच भी जाएंगे और एयरपोर्ट के अंदर भी चले जाएंगे, ताकि उद्योगपति इंटरनेशनल जो हमारा एयरपोर्ट है दिल्ली का, उससे सीधा उसको आने जाने में फ़ायदा मिले। ये तो है नेशनल हाईवे की। इसी प्रकार रेलवे कनेक्टिविटी, पहले की तुलना में रेलवे की स्पीड, रेलवे के कई नई ट्रेन जो कभी सोचा भी नहीं था, यहाँ से चाहे किसी ने नॉर्थ ईस्ट में जाना हो, बम्बई जाना हो, JNK की तरफ जाना हो, या पश्चिम में जाना हो, इसी प्रकार नारनौल से, महेंद्रगढ़ से, भिवानी से, तीनों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से हमारी लंबी दूरी की ट्रेन, और कोई एक की संख्या नहीं, बहुत संख्या में चलाई गई। दूसरा सबसे बड़ा होता है कि यहाँ रोजगार कैसे मिले। प्रदेश में बेरोजगारी है, क्योंकि सभी लोग सोचते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले, लेकिन क्योंकि प्रदेश खेतीबाड़ी का प्रदेश है और किसान की हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है देश में, इसीलिए प्रधानमंत्री जी की भी सोच है कि किसी प्रकार से किसान की आमदनी बढ़ाई जाए, क्योंकि 140 करोड़ का देश का अगर कोई पेट भरता है तो वो मजदूर किसान है जो पेट भरता है। और सबसे बड़ी दूसरी बात, अगर देश की रक्षा और सुरक्षा करता है तो भी उसी किसान और मजदूर का बेटा जो गांव में खेती करता है उसी के घर में पैदा होता है। सुरक्षा की दृष्टि से भी वही परिवार खाद्यान्न पदार्थ, दूध, सब्जी, फ्रूट्स अगर पैदा करेगा तो वही किसान और मजदूर। उनकी आमदनी बढ़ाना, उनको जिंदा रखना, वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे कर सके, ये हमारी जिम्मेवारी है। और वो क्योंकि खेती के अलावा सरकारी नौकरी ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर में काम कैसे मिल सकता है। और जैसा मैंने बताया कि कनेक्टिविटी अच्छी होंगी तो आने वाले भविष्य में हम यहाँ उद्योग लगा सकते हैं। एक मेरे महेंद्रगढ़ के पास फुडाना में IMT मंजूर है, एक नांगल चौधरी के अंदर बड़ा, ये मानिए कि हाउसिंग के वेयर हाउसिंग के लिए, जिसको हम लॉजिस्टिक हब भी बोलते हैं, वो उस पर काम तेजी से चल रहा है। यानी लोगों को रोजगार इस सेक्टर में कैसे मिले, वो हमारी प्राथमिकता बनी हुई है। कनेक्टिविटी की आपने बात कही और अगर हम भिवानी, महेंद्रगढ़ और इन जगहों पर बात करें तो पानी भी एक बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी। चौधरी साहब, इसको ठीक करने के लिए आने वाले समय में आप देख रहे हैं, एक तो वैसे ही डार्क जोन की समस्या है
और आने वाले समय में गर्मियां भी शुरू होने वाली हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे वो सिंचाई के पानी की समस्या हो। कितना फोकस इस पर किया गया है? आज देश के प्रधानमंत्री जी ने भी जो जल संसाधन मंत्रालय है और उसके लिए बहुत बड़ा बजट सारे देश को दिया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी है। जी हर घर में नल और नल में जल, जी स्वच्छ पानी, और 2024 तक का टारगेट है भारत सरकार का। उसके लिए बड़ा बजट हर प्रदेश को दिया है, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। प्रदेश की सरकार ने 40% पाइप पहले खरीदे थे, बचे हुए 60% के ऑर्डर शायद अभी किए हैं। और कोशिश यही है कि प्रदेश का तकरीबन 3 करोड़ आदमी जो शहर और गांव में बसता है उसको पानी स्वच्छ कैसे दिया जाए। ये भी ठीक है कि पानी के स्रोत हरियाणा के अपने कोई नहीं है। हमारा अपना अगर भौगोलिक क्षेत्र से हम देखें तो हमें पानी या तो यमुना का मिलता है, जो पहले ज़्यादा होता था, अब धीरे धीरे मौसम के परिवर्तन की वजह से यमुना में पानी बहुत कम है। इसीलिए भारत सरकार ने 3 प्रोजेक्ट लखवार, रेणुका और किसाऊ, जो उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली, इन स्टेटों को पानी देगा। बड़ा डैम लखवार में बनना है, लेकिन अभी तक हम 2 प्रोजेक्टों के ऊपर तो हमारे MOU साइन हो चुके हैं, लखवार पर अभी नहीं हुआ है। उसके बाद हमें उम्मीद है कि पानी की मात्रा, कुछ कैचमेंट एरिया जो ऊपर पड़ता है हिमाचल में, वहाँ से पानी मिलेगा। खुशी की बात यह है कि इसका 90% पैसा भारत के जल संसाधन मंत्रालय देगा। 10% पैसे में हमारी ये 6 स्टेट, मात्र हमें तो 2% पैसा देना है, लेकिन पानी ज़्यादा मिलेगा उसमें से हमें। लेकिन उसमें लगता है मुझे समय लगेगा, और वो पानी मिलने के बाद कुछ हद तक हमारी समस्या दूर होगी। और इसी प्रकार से 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ओथ ली, तो उसके ठीक 6 महीने के बाद नेपाल में एक समझौता किया था। और वो समझौता जो हुआ था, वो एक बड़ी नदी का जो नेपाल से निकलती है, और उस समझौते का के बाद उसका पानी हमें टोटल हरियाणा, राजस्थान, गुजरात होके आगे तक जाना था। पर उस समझौते के बाद अभी तक हम उस पर कार्रवाई नहीं कर पाए हैं, कुछ न कुछ इंटरनेशनल मजबूरियां हो जाती हैं। तीसरा, रावी व्यास का सरप्लस पानी जो हरियाणा प्रदेश को मिलना था, और वो कभी समझौता, लास्ट समझौता राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, तब हमारी 90% नहर का काम पूरा हो चुका था पंजाब पोर्शन में, और वो पैसा भी भारत सरकार ने उस वक्त दिया था। लेकिन बीच में आतंकवाद की वजह से पंजाब में तरह तरह की सरकारें आने के बाद उस लगभग ये मानिए 36-37 साल के बाद आज पोजीशन बदल गई। सुप्रीम कोर्ट के कई बार निर्णय आ लिए, और निर्णय आने के बावजूद भी आज प्रदेश की जनता इंतजार कर रही है कि वो पानी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हो, ताकि हमारा 1.8 मिलियन एकड़ फुट पानी हमें मिले। क्योंकि हमारा अपना स्रोत फिर दूसरा और कोई है नहीं। नीचे जमीन का पानी डार्क जोन होने की वजह से पानी बिल्कुल नीचे चला गया, खत्म हो चुका है। अब केवल हमने इसको चेंज किया है कि हम फलों की बजाय ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकल सेट के माध्यम से प्रदेश की सरकार सारे क्षेत्र में जहाँ डार्क जोन है वहाँ उसका बदलाव करके कि पानी को किसी प्रकार से इकट्ठा करके 2 एकड़, 1 एकड़, आधा एकड़ में टैंक बनाएं, वहीं से पानी उठा के हम ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर के माध्यम से किसान को बूंद बूंद से फसल तैयार करवाएं, ताकि कम पानी से ज़्यादा पैदावार हो उसकी। हालांकि प्रदेश की सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि हमने चावल की खेती बंद करें, क्योंकि जीरी में पानी ज़्यादा, आउटपुट कुछ नहीं है। और अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया को भी कहा है कि मिलेट्स का उत्पादन करें। उस भोजन के अंदर पानी कम लगता है, DAP यूरिया नहीं लगता, चाहे बाजरा है, चना है, जौ है, तिल है, तिलहन है। ये हमें एक ऐसी खाद्यान्न पदार्थ है जिसमें हमें सारे के सारे शरीर को जिस चीज़ की जरूरत होती है वो मिलती है।
गेहूं और चावल में कुछ नहीं होता, वो केवल हम पेट भरते हैं। पानी भी वहाँ ज़्यादा लगता है। इन चीज़ों का असर आने वाले समय में मुझे लगता है ये कि देखने को धीरे-धीरे मिलेगा। मिलेगा। SYL पर भी अगर हम जरा बात कर लें बिल्कुल। चौधरी साहब, SYL को लेकर के प्रदेश की जनता जो है लंबे समय से उम्मीद कर रही है कि SYL का मसला सुलझेगा। सहमति नहीं बन पा रही है, कोशिशें लगातार जारी है। पंजाब अड़ा हुआ है कि भाई हमारे पास खुद ही पानी कम है, हम नहीं देंगे। सहमति की उम्मीद कब तक जताई जाए? क्योंकि अगर हम बात हरियाणा की करें तो SYL राजनीति का भी एक बड़ा मुद्दा है चौधरी साहब, ये समस्या नहीं हल हो पा रही है। हमने पार्लियामेंट में भी कई बार इस बात को उठाया है, जी और देश की पार्लियामेंट ने एक बार ये भी सोचा था कि ये जो पानी का मसला है वो स्टेट का मैटर नहीं होना चाहिए, ये केवल सेंटर का हो, क्योंकि पानी किसी एक स्टेट का नहीं होता। बारिश जब बरसती है तो अगर आप देखोगे भूमंडल में कहाँ बरसनी है, वो देश की सीमाओं को नहीं देखता, ना प्रदेश को देखता। और ये पानी जो आज उत्तरी भारत में है वो केवल हिमालय की में जो पहाड़ियाँ हैं, हिमालय का जो पहाड़ है वहीं से निकलती है। आप ऊपर से अगर देखोगे और नीचे से पूर्व से पश्चिम तक लगभग 3000 किलोमीटर का ये हिमालय पहाड़ है, बल्कि 3500 किलोमीटर की लंबाई है। 500 नदियाँ, झेलम, चिनाब जो आजकल पाकिस्तान को जाता है, रावी, ब्यास और सतलुज का इस देश को पानी मिलता है। यमुना हो, गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, ये पानी सारा का सारा कहीं न कहीं हिमालय से निकलता है। पंजाब का एक बूंद भी पानी हिमालय का पानी है, पंजाब का पानी नहीं है। वो हिमालय से निकलकर केवल थ्रू पंजाब आता है, और वो पंजाब ये कहे कि ये पानी हमारा है, ये उसकी सोच गलत है। अब तो मैं ये मान के चलता हूँ कि देश की पार्लियामेंट ने सबसे पहले एक ही कानून बनाना चाहिए कि ये स्टेट मैटर ना हो, ये सेंटर का मैटर हो, तभी जाके सारे देश के पानी का बंटवारा, इंटरलिंकिंग, ये सारे काम संभव हो सकते हैं। स्टेट का मैटर होना नहीं होना चाहिए और केंद्र का मैटर होना चाहिए। तमाम बातें आपने SYL को लेकर कही। मेरा एक सवाल इस चीज़ को लेकर भी है कि प्रदेश में विकास की जो गति है उसको लेकर विपक्ष में असंतोष है। विपक्ष ये कह रहा है कि टारगेट ऐसे विधायकों को किया जा रहा है जो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्हें उस तरह की फंडिंग नहीं मिल रही है, उस तरह से विकास कार्यों को करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और यही वजह है कि प्रदेश में समान विकास नहीं हो रहा है। कितने देखिए, सहमत जब हैं? भी केंद्र और प्रदेश का बजट सालाना होता है तो उसमें ये कभी नहीं देखा जाता कि ये इस क्षेत्र का है, ये इस क्षेत्र का है। रोड कनेक्टिविटी है, जो NH के नंबर हों NH के हैं, जो स्टेट के रोड हैं वो स्टेट नंबर होता है, डिस्ट्रिक्ट में जो रोड हैं उनके होते हैं। ये प्रदेश की सरकार ने देखना है कि एजुकेशन पर कितना खर्च करना है, हेल्थ पर कितना करना है, कनेक्टिविटी रोड्स पर कितना करना है, पब्लिक हेल्थ पर कितना देना है, बिजली पर कितना देना है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर कितना देना है। तो मुझे लगता है वो तो क्योंकि सारे साल का एक योजनाबद्ध तरीके से बजट बनता है, बजट के बाद मुझे नहीं पता, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने कि ऐसी व्यवस्था नहीं होती कि भाई इस MLA को इतना दे दिया, इस MLA को इतना दे दिया, इस MLA को इतना दे दिया। नहीं, बजट तो सालाना पेश होता है किसी भी प्रदेश में। ठीक है। अगर हम बात थोड़ा सा आपके विपक्षियों की भी करें तो उनका ये कहना है कि भले ही अगर हम आपके इतिहास को देखें चौधरी धर्मवीर, आपने ऐसी पीढ़ियां जो पीढ़ियों से राजनीति करते आ रहे हैं उनके तमाम पीढ़ियों को आपने धूल चटाई है, चुनाव के बाद कर लें। लेकिन अगर हम खासतौर पर विपक्ष की बात करते हैं और कांग्रेस की बात करते हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि जो भी लोकसभा चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है, और मोदी जी के प्रति जनता में चूंकि प्रेम है इसीलिए वो आप लोग तुक्के से जीतते हैं। इससे कितना सहमत हैं आप? 100%। जी देखिए, हमारा जो लोकसभा का वोट है वो देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसलिए होता है। जी और ये सही बात है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। जी ये तो है नहीं कि आप बीजेपी के पुल पर बटन दबाओगे जी और प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा। जी जी तो बदले में उन्होंने अपनी इमेज सुधारनी चाहिए जी कि उन्होंने अपनी व्यवस्था इस देश में कैसी दी है, जी उसकी तुलना में नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को एक नीचे से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर आज जो भारत की एक छवि बनाई है, जी। स्वाभाविक है वोट नरेंद्र मोदी जी के नाम पर मिलेगा। आपने कहा कि अपनी छवि बनानी चाहिए,
कांग्रेस ये कह रही है कि छवि बने कैसे एफआईआर दर्ज की कर ली जाती है, सदस्यता छीन ली जाती है, जल्दी इतनी कि एक दिन में बंगला खाली करने का नोटिस आ जाता है। जब विपक्ष को पनपने का मौका नहीं मिल रहा है तो विपक्ष कैसे कैसे पनपेगा? देखिए, संविधान में जो व्यवस्थाएं दी हैं जी, और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम करती हैं। हम तो कई बार सुनते हैं, जब भी किसी स्टेट में कोई क्राइम हो, कोई और चीज़ ऐसी हो, तो सारे धरना देते हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी करवाओ, सीबीआई से करवाओ। उनके पास इतना ज़्यादा हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो भी मजबूरन वो केस लेने पड़ते हैं। तो ऐसी संस्थाओं के ऊपर, क्योंकि कांग्रेस और दूसरी पार्टियों ने भी प्रदेश और देश में बहुत शासन किया है, मुझे लगता है कि जब भी कोई आदमी को वोट नहीं मिलता तो कोई ना कोई बहाना बनाता है, मुझे लगता है। तो ये बहाना है। मुझे तो यही लगता है। अच्छा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा से होकर गुजरी, चौधरी साहब, आपको लगता है कि उसका कुछ असर होगा? कांग्रेस को एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने का मौका इस यात्रा से मिलेगा? देखो, मैंने यात्रा के बारे में सुना जरूर कि कोई हमारी लोकसभा क्षेत्र से शायद वो नहीं निकली, कहीं और से निकली होगी जी। और यात्राएं तो निकलती रहती है इस प्रदेश में। अभी अभय सिंह निकाल रहे हैं, एक और विधायक ने निकाली थी, कांग्रेस पार्टी ने अलग से निकाली होगी जी। उन यात्राओं से अगर हम राहुल गांधी की यात्रा की तुलना करते हैं तो बनिस्बत राहुल गांधी की यात्रा उसका भी कोई असर आपने महसूस नहीं किया? मुझे तो कोई असर, मेरी लोकसभा क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता। वो गुजरे ही नहीं यहाँ से, इसलिए आपको असर भी महसूस नहीं हुआ? ये भी हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अच्छा, ठीक है। लोकसभा चुनाव को लेकर चौधरी साहब क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? देखिए, लोकसभा का चुनाव का 1 साल से भी कम समय बचा है और पार्टी का फैसला होता है कि किसको चुनाव लड़ाएं। वो पार्टी का जब भी चुनाव आएगा तो हम जोर से पार्टी का के लिए काम करेंगे। मुझे लड़ाएंगे, मैं लड़ूंगा। अगर मेरे की बजाय किसी और को लड़ाएंगे तो उनके लिए काम करेंगे। मैंने अक्सर आपको देखा है चौधरी साहब, जब भी मैंने आपको संसद में अधिकतर आप ये भगवा रंग ही पहनते हैं, ज्यादातर अधिकांश। इससे कितना प्रेम? ये मैं लोकसभा नहीं, जब मैं विधानसभा में 2005, 2003 में मैं जब तोसाम से एमएलए था तो भी मेरा ये कलर था जी। मैं उसके बाद एमएलए बालडा से बना तो भी मेरा यही कपड़े थे जी। मैं सोना से विधायक बना तो भी यही थे और 2 बार मैं सांसद हूँ तो भी मेरा यही है जी। इसका मुझे बड़ा फायदा है जी। नंबर 1, अगर हम सारा दिन गांव में रहते हैं जी। इसके ऊपर चाय गिर जाए, मिट्टी गिर जाए तो पता ही नहीं चलता जी। और अगर सफेद है तो सफेद पर धब्बा लग जाता है, फिर वो रास्ते में कहाँ बदलोगे। इसीलिए इसी लोग कहते हैं, लोग सफेद पोश नेताओं का दामन बड़ा काला होता है, शायद ये बात उसी लिए बनी है। चलिए, मुस्कुराहट काफी कुछ कह रही है। चौधरी साहब, इलाके में ऐसे जैसे आपने कहा कि विकास के कार्य बहुत हुए हैं, कुछ ऐसे काम हैं जो चौधरी धर्मवीर सिंह कराना चाह रहे हैं और अभी तक नहीं करा पाए हैं? वो प्रपोजल या वो विजन अभी दिमाग में है, अभी कागजों पर भी नहीं उतरा है, क्योंकि समय बहुत कम है, 1 साल से भी कम का वक्त बचा सच्चाई है कि हम दिल्ली के नजदीक हैं जी। हम खासकर उद्योग यहाँ नहीं लगा पाए। हमारी कोशिश है कि IMT फुडाना हो, लॉजिस्टिक डांगल चौधरी हो, इंडस्ट्रियल एरिया भिवानी का हो, दादरी का हो, और हमारे मन में हमने कई बार बड़े उद्योगपतियों से भी बात की है। भरोसा यही दिलाते हैं कि जब कनेक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी एयरपोर्ट से 1 घंटा 50 मिनट में, तब हम यहाँ के बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे। क्योंकि यहाँ का बड़ा उद्योगपति जो मारवाड़ी लोग जिनको हम कहते हैं, वो कलकत्ता, बम्बई, सूरत, देश के अलग अलग भागों में है और वो काम तभी संभव होगा जब, मुझे लगता है, जब हम, हालांकि प्रदेश की सरकार और ये सारी चीजें हैं, उद्योग का वातावरण कैसे हो, वो वातावरण, क्योंकि हम दिल्ली के साथ हैं, हरियाणा प्रदेश दूसरे प्रदेशों की तुलना में, मैं मानता हूँ रॉ मटेरियल तो नहीं है हमारे पास, लेकिन हम दिल्ली के नज़दीक का फायदा उठा सकते हैं। हाँ। और एग्रीकल्चर बेस्ड ज़्यादा हमारे पास रॉ मटेरियल है, इसके अलावा बहुत कम है। या फिर हम कहीं ना कहीं पत्थर पहाड़ हैं, पहाड़ से क्या हो सकता है, नीचे माइंस हमारे पास हैं नहीं। हाँ। केवल खेती में सरसों, गेहूँ,
बाजरा, कोई इस प्रकार के प्रोडक्ट से, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है देश और दुनिया को खाद्यान्न पदार्थ की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार की इंडस्ट्री ही ज़्यादा डेवलप हो सकती है। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर भी खासतौर पर बढ़ेंगे। क्षेत्र के युवाओं आज की बात अकेले करते हैं। खेती बाड़ी से किसान का, मजदूर का पेट नहीं भरा जाता, उससे कहीं ना कहीं बदलाव करना पड़ेगा, या तो सर्विस सेक्टर में जाएगी या वो इंडस्ट्री से जुड़ी। किसानों की आय दोगुनी करने का जो वायदा था चौधरी साहब, उसमें कितनी सफलता आप देख रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसानों की हालत में अभी कोई सुधार, बहुत विशेष सुधार नहीं है, सही प्रयास बात हालांकि है। किए जा रहे हैं। आज अगर सबसे कम जी, आमदनी अगर किसी की है तो बाकी सेक्टरों की तुलना में, चाहे वो सर्विस सेक्टर है, व्यापार है, इंडस्ट्री है, उनमें हालात किसान की सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। और किसान अगर काम छोड़ जाएगा तो ये मानिए आप और हमें कुछ नहीं मिलेगा, हम भूखे मर जाएंगे। इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसी प्रकार से ये आमदनी बढ़े। आपके हम लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तमाम कमियां भी हैं चौधरी धर्मवीर सिंह, और इन कमियों को किस तरीके से आपने इनिशिएट लेकर के दूर कराया है, जनता को उसका कितना फायदा मिला है, और जब आप पब्लिक के बीच जाते हैं तो किस तरह का रिस्पांस मिलता है आपको? देखिए, जैसे पानी का मामला है, जी, हमने जेएलएन में इम्प्रूवमेंट किया है, और जेएलएन से लगते हुए लोहारू फीडर में इम्प्रूवमेंट हुआ है। बहुत सा बड़ा इलाका ऐसा है जहाँ पानी नहीं पहुँचता था, उसमें मिला है। लेकिन हमारे 2-3 सिस्टम हैं जो डाउन हुए हैं। जी, जुई का सिस्टम और उससे लगते साथ निगाना फीडर, इस पर काम चालू है। मुझे लगता है 6-7 महीने के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार से सुंदर का कुछ टेल का इलाका है, वहाँ हमें अभी भी कठिनाई है। ये तो रही पानी की बात। हमें बिजली में सुधार हुआ है, सारे प्रदेश में हुआ है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब तो कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम ईमानदारी से देखें तो रोज़गार बड़ी समस्या है, और रोज़गार को दूर करने का और कोई तरीका हमें नज़र नहीं आता। केवल या तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की जो सोच है कि मिलेट्स के बारे में, इनका भाव, और मैं तो दावे से कह सकता हूँ अगर आपने इंसान को बीमारियों से दूर करना है तो इनके जो रेट हैं, उदाहरण के तौर पर बाजरा है, बाजरा का रेट आप सीधा 5,000 रुपये क्विंटल कीजिए, और सबको कहिए कि केवल बाजरा ही खाएंगे 4 महीने छोड़कर, 8 महीने लगातार। चना है, सरसों है, इनका रेट सीधा 10,000 रुपये क्विंटल कीजिए। ये मैंने आज नहीं, मैंने लोकसभा में भी बहुत साल पहले कहा था। उससे पानी की भी बचत हो जाएगी और एक इंसान की जो सेहत उसमें भी सुधार होगा। तो ये तमाम कार्य योजनाएं जो है वो अभी तक बाकी है। अपने विकास कार्यों को लेकर किस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव में चौधरी साहब आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में तो हम लगातार जाते रहते हैं। पिछले 2-3 साल इस कोविड की वजह से जरूर बहुत एक कठिनाई आई, और वो केवल हरियाणा प्रदेश में नहीं बल्कि देश और दुनिया में आई, जिसमें हम इतने ज़्यादा लोगों में नहीं रह पाए, क्योंकि वो मजबूरी थी सबकी। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये जो नया वेरिएंट है ये ना आए, क्योंकि फिर दोबारा से आपके ये मीडिया ही बताने लगे कि आज हरियाणा में इतना, केरला में इतना, फलां में इतना, क्योंकि ये ऐसी दुविधा है जो चाइना ने हमारे ऊपर थोप दी सारी दुनिया के अंदर। तो मैं तो मानता हूं कि लोग, जब भी लोकसभा के चुनाव होंगे, हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीत कर आएगी। चौधरी धर्मवीर की पकड़ काफ़ी मजबूत है राजनीति पर, और ऐसा माना जाता है कि आपको कहीं से भी खड़ा कर दिया जाए, आप चुनाव जीत जाएंगे। तो जब इस तरह का परसेप्शन होता है चौधरी साहब, तो चूंकि ये आपका लोकसभा क्षेत्र है, क्या कभी इस तरह की भी स्थितियां बनी कि आपसे ये कहा गया कि थोड़ा सा अपने लोकसभा क्षेत्र को या इस बार आप बदल दीजिए, क्योंकि आपके लिए तो ये 100% कहा जाता है, आपको जहां से खड़ा कर दें आप जीत जाएंगे? देखिए, मैं बहुत, जो सबसे छोटा चुनाव है वहां से मैंने शुरुआत की थी। जी, मेंबर पंचायत, बिल्कुल। पंचायत का छोटा एक मेंबर, जी, वहीं से समिति का मेंबर, जी, वहीं पंचायत समिति का अध्यक्ष का चुनाव, ये सारा 83 से स्टार्ट किया था। जी, उसके बाद मैंने 4 विधानसभा जीती हैं और 2 बार लोकसभा। जी, देखो, ये पार्टी का काम है कि कौन किसको कहाँ लड़ाते हैं, ये पार्टी की सोच है। जी, हमारा काम है देश की सेवा करना, वही हमारा वो है। हमने ज़्यादा, इससे ज़्यादा बढ़ के नहीं सोचना चाहिए। राष्ट्र फर्स्ट, वोट आगे की बात। जी।
अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता को चौधरी धर्मवीर क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत हमें 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए। जी। आने वाले 25 साल में इस देश को विकसित श्रेणी में, इस देश की 140 करोड़ की जनसंख्या का फर्ज बनता है कि हम ऐसा वातावरण पैदा करें कि आने वाले 25 साल में हम भी विकसित देश कहलाएं। इसके लिए बहुत सी जो कमजोरियां हैं, बीमारियां हैं, आपस के झगड़े हैं, ये बातें हमें छोड़ देनी चाहिए। हमारा निशाना केवल एक हो कि हमने विकसित देश की श्रेणी में आना है। सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको दूर करनी पड़ेंगी। अब धीरे धीरे समाज में भी बहुत ज़्यादा कुरीतियां और बीमारियां आ चुकी हैं। उसके लिए आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करता हूं गांव के हर बुजुर्ग से कि वो समय निकाल कर, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर कमज़ोर पड़ने लगा है, समाज में जो बुराइयां आने लगी हैं, चाहे वो नशे की हैं, दूसरी उल्टी सीधी बातें हैं, उन सब के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा। देश का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरफ, समाज में आने वाली बुराइयां दूसरी तरफ, उनके लिए भी सभी ने अपना योगदान देना चाहिए। तो ये थे चौधरी धर्मवीर सिंह। अपने इलाके के तमाम विकास कार्यों को हमें गिनाते हुए बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, हमें समय देने के लिए। तो चौधरी धर्मवीर सिंह ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विकास कार्यों और उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों के दम पर प्रदेश की जनता और उनके लोकसभा क्षेत्र की जनता उन्हें एक बार फिर से मौका देगी और एक बार फिर से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार की वापसी होगी। देखना ही होगा कि जनता तक ये तमाम विकास योजनाएं कैसे पहुंची है और जनता दोबारा से मौका किस तरह से देती है, किस तरह से अपना आशीर्वाद बनाती है। नमस्कार।